नमस्कार विद्यार्थियों, यूपीएससी के स्पेशल सेक्शन में आपका स्वागत है, जिसमें हम लगातार टैक्सेशन सिस्टम इंडिया का पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में अगली क्लास से आज हम पढ़ेंगे लैफर वक्र, लैफर कर्व के बारे में कि ये क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है। उसके बाद में हम अप्रत्यक्ष कर आज से इस क्लास के बाद में शुरू करेंगे। संभवतः अगर ये क्लास ज़्यादा जो है बड़ी नहीं हुई लैफर वक्र वाली, तो हम अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा फिर से देख लेंगे। उसके बाद में फिर आगे जारी रखेंगे। जो लैफर वक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो लैफर वक्र को पहले समझ लेते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये लैफर वक्र बना हुआ है, ठीक है। लैफर वक्र पहले ये मैं बड़ा सा बना देता हूँ। ये है लैफर वक्र, ठीक है। ये है आपका कर राजस्व, यानी कि इधर की तरफ कर राजस्व बढ़ेगा आपका और इधर बढ़ेगा कर की दर, ठीक है। ये है आपका लैफर वक्र। तो लैफर वक्र क्या है, इसको विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं, ठीक है। यह एक अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लैफर द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है। इसके अंतर्गत कर के दर एवं कर राजस्व के बीच के संबंध को एक वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है। इसी वक्र को लैफर वक्र कहा जाता है। अब जो पहला सवाल बनेगा, जो कि स्टेट पीसीएस में आता है, वो ये बनेगा कि लैफर वक्र किससे संबंधित है। तो पहले सवाल का जवाब क्या है कि कर राजस्व एवं कर के दर के संबंध को दिखाने के लिए लैफर वक्र प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं। उनके अनुसार यदि कर की दर कम हो या कर की दर अधिक हो, दोनों ही परिस्थिति में कर से होने वाली प्राप्तियां कम रहेंगी, ठीक है। ये बात अभी आपको गले से नहीं उतर रही होगी, लेकिन अभी मैं आसान भाषा में समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चाहे कर की दर बहुत ज़्यादा हो या कर की दर बहुत कम हो, दोनों परिस्थितियों में जो कर राजस्व की प्राप्ति है वो कम होगी। ये लैफर साहब का कहना है और अपने वक्र के माध्यम से उन्होंने इसी बात को समझाया भी है। अतः कर से होने वाली राजस्व प्राप्ति अधिकतम तभी होगी जब कर की दर सामान्य होगी। कर की दर में बढ़ोतरी कर की चोरी की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, ठीक है। कर की दर में बढ़ोतरी कर की चोरी की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। अतः दर में बढ़ोतरी ना कर के दायरे का विस्तार होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था जिसको आपने समझ लिया। अब जो ये थियोरी है, इसके पीछे जो तर्क हैं उनको मैं समझाता हूँ आपको कि वास्तव में इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो ये वक्र बना हुआ है जो आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। मैं बड़ा सा बना देता हूँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में बनाया भी था, ठीक है। इधर राजस्व बढ़ रहा है, ठीक है। जो गणित के विद्यार्थी उनको समझना थोड़ा आसान होगा, लेकिन जो गणित के नहीं है वो भी समझ पाएंगे अगर ध्यान से समझेंगे तो, ठीक है। और ये कर की दर है, ठीक है। तो जो लैफर वक्र है वो इस तरीके से है, ठीक है। लैफर वक्र जो है वो इस तरीके से है। अब मान लीजिए कि कर की दर बहुत कम है, यानी कि इतना ही है, ठीक है। तो कर राजस्व की प्राप्ति कितनी होगी, इतनी होगी, यानी कि ये बिंदु होगा जहां पर कर राजस्व की प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए कि कर की दर थोड़ा और बढ़ाई गई, यहां पर आ गया। तो अब ये लाइन आप खींचेंगे ये, तो कर राजस्व जो है वो अधिकतम हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने सबसे चरम बिंदु पर पहुंच जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कर की जो है कर राजस्व की प्राप्ति कब हो रही है, जब जो दर है वो बिल्कुल मिडिल में है, यानी कि ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। चलो अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कर की दर को खूब बढ़ा दिया गया, यहां पर पहुंच गया, तब फिर आप देख लीजिए कि ये अगर आप ये लाइन खींचेंगे डॉट डॉट करके, तो यानी कि राजस्व कहाँ है, घट गया, फिर से घट गया। यहाँ पर कर की दर बहुत कम थी तब राजस्व इतना था, उतना ही राजस्व होगा जब कर की दर बहुत ज़्यादा हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कर राजस्व की प्राप्ति तब ज़्यादा होगी जब कर की दर ना बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी। ये तो चित्रात्मक बात हो गई जो यहाँ पर आपने कर्व के माध्यम से समझा। इसको प्रैक्टिकली कैसे आप समझेंगे ये मैं अब आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये तो कर्व आपने समझ लिया, ठीक है, कि कर्व के द्वारा कैसे होता है।
अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि होगा कैसे। मान लीजिए कि 100 रुपया कोई व्यक्ति कमा रहा है एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है। अब सरकार ने जो पहली परिस्थिति है कि कर कम लगाएगी, मान लीजिए सरकार ने 5% कर लगा दिया, 5% कर लगा दिया, तो किसी करदाता को 100 रुपये में 5 रुपये कर देना है। और कर की दर चूंकि कम है, दाल में नमक के बराबर है, तो आदमी ने दे भी दिया, ठीक है। कर की दर जब कम होती है तो कर की अदायगी करने वालों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ जाती है। जैसे आप 1000 रुपये कमा रहे हैं, कोई आपसे 1 रुपये मांगे तो आपको देने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हैं और अगर आपसे कोई 600 रुपये मांगे तो आपको देने में दिक्कत होगी। अब जो दूसरी परिस्थिति है उसमें क्या है कि कर 30% लगा दिया जाए, तो 30 रुपया देना होगा इन करदाता महोदय को। अब आप कल्पना कीजिए कि एक 100 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जिसने सब कुछ अपने दम पर कमाया है, वो सरकार को 30 रुपये अपने कमाई में देने से हिचकेगा कि नहीं हिचकेगा? निश्चित तौर पर हिचकेगा। और ऐसी परिस्थिति में होती क्या है, कर चोरी होती है और कर की अदायगी नहीं होती है। अब मान लीजिए कि इस प्रकार वाले में, ठीक है, 6 लोगों ने टैक्स पे कर दिया, तो सरकार को मिला 30 रुपये, ठीक है। मान लीजिए कि 6 व्यक्ति हैं जो 100 रुपये कमाते हैं और उन सब ने 5% टैक्स जो है सरकार को दे दिया, तो सरकार के पास रेवेन्यू कितना आया, 30 रुपये। अब यहाँ पर भी मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं और उनको 100 रुपये पर 30% कर देना है, लेकिन कर की दर ज़्यादा होने के कारण अगर उन 4 व्यक्तियों ने सरकार को धोखा दिया और टैक्स नहीं दिया, या कोई भी कानून से वो नहीं डरे कि हम कर नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, या कर चोरी के बहुत सारे उपकरण उन्होंने अपना लिए, तो भी सरकार को 30 रुपये ही मिले। तो दोनों परिस्थिति में क्या हो रहा है कि रेवेन्यू जो है बढ़ नहीं रही है, एक लिमिट में ही रह जा रही है। तो ना तो टैक्स बहुत कम अच्छा होता है टैक्स की दर, और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए कर की दर में जो है सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। जब कर की दर में सामंजस्य होता है तो कर राजस्व की प्राप्ति अधिकतम होती है। लैफर जो कि एक अर्थशास्त्री थे अमेरिका के, उन्होंने इसी बात को समझाने के लिए लैफर वक्र बनाया और इसके द्वारा इस बात को समझाया। यहाँ पर जो आपने आखिरी में स्टेटमेंट पढ़ा था कि कर के दर में बढ़ोतरी कर चोरी की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, जो कर चोरी की टेंडेंसी है उसको बढ़ाती है, और ये बहुत ही जेन्युइन है कि बढ़ाएगी। अगर 100 रुपये में आप 50 रुपया टैक्स लेना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर कर देने वालों की संख्या घटेगी। कोई भी कानून हो, कोई भी नियम हो, कर नहीं आएगा। लेकिन अगर कर की दर यही 10% हो तो निश्चित तौर पर कर देने वालों की संख्या बढ़ेगी। अब इन दोनों परिस्थितियों में क्या होता है कि कर राजस्व की प्राप्ति कम होती है। तो इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि कर की दर जो है वो ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। ऐसी परिस्थिति में कर पर्याप्त आता है और पर्याप्त संख्या में आता है, यानी कि करदाताओं की संख्या भी पर्याप्त होती है। इससे राजस्व की प्राप्ति खूब होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। तो ये है आपका लैफर वक्र, जिससे बहुत सारे परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं। और खासकर ये स्टेटमेंट बहुत परेशान करता है कि कर की दर चाहे ज़्यादा हो या कम हो, कर राजस्व की प्राप्ति कम ही होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत परेशान करता है, क्योंकि ये जो परीक्षार्थी हो इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि अगर कर की दर ज़्यादा है तो समझ में आता है कि कर की चोरी जो है बढ़ जाएगी, इसलिए कर राजस्व की प्राप्ति कम होगी। लेकिन कम वाले स्थिति में उसको भ्रम हो जाता है। जब कर की दर बहुत कम होगी तो मान लीजिए सबने कर दे दिया तो भी कर राजस्व की प्राप्ति कम ही होगी, और अगर कर का दर बहुत ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर कर चोरी होगी, उससे भी जो है कर राजस्व की प्राप्ति
कम होगी। तो ये था लेफर वक्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो फैक्चुअल बात है वो आप हमेशा याद रखेंगे कि लेफर वक्र किससे संबंधित है और ये क्या बताता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपने समझ लिया होगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अभी तक हमने अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा हमने पढ़ लिया था, लेकिन हम अभी तक प्रत्यक्ष कर के बारे में पूरा पढ़ रहे थे। अब अप्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ना है हमको। जैसे यहाँ पर सीमा शुल्क आपको दिख रहा है, कस्टम ड्यूटी। उसके बाद में हम सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स पढ़ेंगे, फिर एक्साइज ड्यूटी पढ़ेंगे, इसी क्रम में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा बताता हूँ, उसके बाद में इस क्लास में यहाँ तक छोड़ दूंगा। अगली क्लास में हम सीमा शुल्क और सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी आदि पढ़ेंगे, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो करदाता को सीधे सीधे प्रभावित नहीं करता है, यानी कि इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, ठीक है। किस प्रकार प्रभावित करता है? इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता है। अब उदाहरण से समझ लीजिए कैसे डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता है। जैसे अगर आप 1 रुपये का एक माचिस खरीदने जाते हैं तो इस पर सरकार टैक्स लेती है, और ये टैक्स किससे लेती है सरकार? जो कंपनी इस माचिस को बना रहा है उसी कंपनी से सरकार टैक्स ले लेती है, लेकिन इस टैक्स का भार किसके ऊपर पड़ता है? जो इस माचिस को खरीद रहा होता है। लेकिन क्या कभी आपको पता लगता है कि आपसे टैक्स लिया गया? आप तो एमआरपी देखते हैं और सामान को खरीद लेते हैं, लेकिन हर सामान पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और वो टैक्स वसूला किससे जाता है? कंपनी से वसूला जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो किससे लिया जा रहा है? आपसे लिया जा रहा है। इसीलिए जितने भी इस प्रकार के टैक्स हैं वो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। तो जो अगली क्लास होगी उसमें हम अप्रत्यक्ष कर जितने हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, चाहे वो सीमा शुल्क हो या एक्साइज ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो, इन सारे हम टैक्स को क्या है पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम जो है अप्रत्यक्ष कर पढ़ना शुरू करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अभी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा तैयारी आपका फ्री में कराया जाएगा। धन्यवाद।